इसका मतलब ये हुआ कि ग्लेशियर सर्वाधिक कहाँ बनेंगे? पश्चिमी हिमालय में। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊंचा हिमालय कौन है? पूर्वी हिमालय है। इसका मतलब हुआ कि पूर्वी हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या लंबी होंगी? नहीं। जो जितने तेजी से गिरेगा वो उतने ज्यादा कटान करेगा और उतने जल्दी सागर में मिल जाएगा। इसलिए पूर्वी हिमालय की जितनी भी नदियां हैं सब छोटी हैं। उदाहरण के लिए तीस्ता, रंगीर, महानंदा, गंडक, कोसी आदि सारी नदियां छोटी हैं। इधर चलते हैं। यहाँ पर ग्लेशियर खूब सारे हैं। इसका कारण क्या है कि सर यहाँ पर ग्लेशियर ज्यादा बने? क्या इसका यही कारण है कि यहाँ पर ग्लेशियर इसलिए ज्यादा बने क्योंकि चौड़ा है? नहीं। ध्यान से देखिए, भारत और कन्याकुमारी के मध्य में भूमध्य रेखा से केवल 876 किलोमीटर की दूरी है। हमारे पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा क्या भूमध्य रेखा के नजदीक है? यस। तो जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के जितने ज्यादा नजदीक होगा क्या वहां पर उतनी ज्यादा गर्मी होगी? यस। और जब जितने ज्यादा गर्मी होगा क्या वहां पर उतने बर्फ होगा? नहीं। तो सीधा सा मतलब हुआ सर पूर्वी हिमालय हमारा भूमध्य रेखा के नजदीक है, जो कि 28 डिग्री अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पे, जबकि हमारा उत्तरी हिमालय जिसे पश्चिमी हिमालय भी आप कह सकते हैं, ये लगभग 36 डिग्री पर है। मतलब कि लगभग 700 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पूर्वी हिमालय में तापमान भूमध्य रेखा के चलते ज्यादा होगा और पश्चिमी हिमालय में तापमान कम होगा। और जब तापमान कम हो गया, तापमान कम मतलब ठंडा ज्यादा हो गया मौसम, तो क्या पानी बरसेगा? नहीं बरस सकता। गिरेगा पानी के रूप में, लेकिन इतना तापमान कम होता है कि वो पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में। और वो सारे बर्फ इकट्ठे होकर यहाँ पर क्या बना लेंगे? ग्लेशियर। कैसे ग्लेशियर? बर्फ के खूब बड़े बड़े टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है। बाल्टेरो, वियाफो, व्हिस्पर आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे ग्लेशियर हैं जो इसी जगह पर स्थित है। यहाँ पर एक स्थित है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। नाम आपने सुना होगा, ये हमारा सिक्किम में है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि सब पूर्वी हिमालय सकरा है लेकिन ऊंचा है, लेकिन ग्लेशियर कम है, इसलिए यहाँ की नदियां छोटी हैं। पश्चिमी हिमालय सकरा नहीं है, चौड़ा है, ऊंचाई में थोड़ा कम है, लेकिन जगह ज्यादा होने की वजह से ग्लेशियर ज्यादा बना। और यहाँ पर ग्लेशियर जब ज्यादा बना तो यहाँ पर पानी भी ज्यादा बना, तो यहाँ की नदी भी ज्यादा बड़ी हो गई। उदाहरण के लिए लीजिए, सिंधु 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गंगा 2500 किलोमीटर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में स्थित हिमालय, जिसे आप हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि सर क्या हिमालय में बर्फ हमेशा जमा रहता है? यस। एक हम आपको क्लू देते हैं और ये क्लू केवल प्रश्न होगा, उत्तर आपको स्वतः ढूंढना होगा। वो ये कि सर भारत का जो गर्म मरुस्थल है वो हमारा थार का मरुस्थल है। यस, पता है। यहाँ की प्रमुख लूनी नदी है, पता है सर। हमारे यहाँ का ठंडा मरुस्थल लद्दाख है। हाँ सर, पता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र में, ये भी चलो पता है। एक समस्या है सर, ये बताइए कि जब हमारा मानसून पंजाब और जम्मू कश्मीर के शिवालिक तक ही पहुंच पाता है तो इन सारे जगहों पर ग्लेशियर बनते कैसे हैं? क्योंकि ग्लेशियर बनने के लिए जरूरी है बर्फ बने, और बर्फ जरूरी है, बर्फ बनने के लिए जरूरी है पानी। यहाँ पर पानी आता कैसे है? ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये नहीं बता पाएंगे तो हम आपको बताएंगे अवश्य, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर कैसे बर्फ आया इतना सारा, जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बर्फ खूब सारा रहेगा, क्या तुरंत पिघल जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं पिघलेगा। हमारा सूरज चाहे उत्तरायण हो और चाहे दक्षिणायन हो, देखते हैं जब हमारा सूरज भूमध्य रेखा को पार कर लेता है तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पे जब सूरज चमकेगा तो उसको विषुव कहा जाता है। इस दिन पूरी धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसीलिए इस रेखा भूमध्य रेखा का नाम विषुवत रेखा भी है। और जब विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत चमकता है तब ध्रुव पश्चिम में एकदम पश्चिम में सूरज बैठेगा और एकदम पूरब में निकलेगा। अन्यथा सूरज ना तो पूर्णतः कभी पूरब में निकलता है, न पूर्णतः कभी पश्चिम में बैठता है।
तो सीधा सा सवाल हुआ, सब सूरज पूर्णतः पूरब में कब निकलेगा? जब विषुव होगा। सूरज पूर्णतः पश्चिम में कब बैठेगा? जब विषुव होगा। और विषुव 2 बार होता है। कौन से 2 बार होता है? ये आप अपने फीडबैक के माध्यम से अवश्य बताइएगा, बताते चलेंगे। तो सर, जब हमारा सूरज उत्तरायण होने लगेगा तो क्या यहाँ पर उपस्थित सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे? तुरंत नहीं पिघलेंगे। क्यों नहीं पिघलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आड़ी और तिरछी खूब सारे पहाड़ियों होने की वजह से सूरज का किरण इसमें बराबर लंबवत नहीं पड़ पाता है, जिसके चलते यहाँ पर गर्मी खूब सारी नहीं हो पाती है, ठंडी बरकरार बनी रहती है। इसके चलते ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं और इन्हीं पिघलने की वजह से ये नदियों में पानी हमेशा भरा रहता है और यहाँ की सारी नदियां सदा नीरा रहती हैं। यहाँ की नदियों में पानी की कमी नहीं होती है, सामान्यतया नहीं होती है और ये सदा नीरा बनी रहती है। गंगा सदा नीरा है, यमुना सदा नीरा है, सिंधु सदा नीरा है। सदा नीरा से मेरा तात्पर्य है कि ये कभी सूखती नहीं है, मौसमी नहीं है कि जब बाढ़ आएगा तभी इनमें पानी होगा। इनमें हमेशा पानी बना रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिमालय की सारी नदियां सदा नीरा होंगी। क्यों होंगी, कहाँ होंगी, कितनी लंबी होंगी, कितनी छोटी होंगी, ये सारी चीजें आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। तापी नदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में और 5 राज्यों में देख लेते हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5 और तमिलनाडु 6 राज्यों में हमारा पश्चिमी घाट बैठा हुआ है, बोले तो स्थित है। आईएसपी 2018 का एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6 राज्यों में इसका विस्तार है और इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। अब इसका मतलब हुआ क्या, ये जो 9 किलोमीटर ऊंचे पर्वत हैं उसके आगे 600 मीटर या 1000 मीटर कोई बड़ी बात है? नहीं है। क्या यहाँ पर बर्फ बनेंगे? तो क्या यहाँ पर भी बर्फ बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? एक तो इनकी ऊंचाई बहुत कम है और दूसरा बात, ये भूमध्य रेखा के नजदीक खूब है, इसलिए यहाँ पर कभी ग्लेशियर नहीं बनते हैं। अब जब यहाँ पर ग्लेशियर नहीं बनेंगे तो क्या यहाँ से निकलने वाली नदियों में पानी हमेशा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो क्या ये सतत वाहिनी रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली सारी नदियां मौसमी होती हैं। केवल जब इनमें बरसात होता है तभी जाके इसमें पानी आता है, अन्यथा ये वर्षा के अभाव में सूख जाती है। तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की खास विशेषता थी और ये हमारे हिमालय की महान कुछ खास विशेषताएं थी। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यहाँ की नदियां, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, वो सबसे पुरानी नदियां हैं। इतनी पुरानी नदियां हैं कि उन्होंने जितनी ऊंचाई को काटना था लगभग वो काट चुकी हैं और पेनी प्लेन का निर्माण हो चुका है, इसलिए इनका स्पीड भी बहुत कम होता है। पहली बात। दूसरा बात, ये कठोर भूभाग से होकर गुजरती हैं, जैसे कि आपने देखा कि ट्रैप है, दक्कन ट्रैप। तो कठोर भूभाग से गुजरने की वजह से इनकी जो रेखाएं होती हैं, बोले तो इनकी जो दिशाएं होती हैं एक समान होती है, ये ज्यादा विसर्पी गति से नहीं चलती हैं। तीसरा बात, अब ये दिन मौसमी है तो इनमें पानी की भी कमी रहेगी। और चौथी और पांचवी अंतिम बात, वही नदियां जो इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में होकर अरब सागर में अपने पानी गिराती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस पश्चिमी घाट के जो हमारा दक्कन का पठार है इस तरह का आकार है कि पूरब की ओर ढाल मंद है, इसलिए नदियां लंबी दूरी तय करती है और धीरे धीरे बहती हैं। जबकि ये जो पश्चिमी घाट है वो एक कगार है और यहाँ से होकर नदी तुरंत नीचे अरब सागर में गिर जाती है। अब ये नदियां आगे जो तुरंत अरब सागर में गिरेंगी तो सोचिए, क्या इन नदियों में स्पीड खूब सारा होगा? यस। तो क्या जलप्रपात बनाएंगी? हाँ। इसीलिए पश्चिमी घाट की सारी नदियां जलप्रपात बनाती हैं क्योंकि ये तुरंत अरब सागर में मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए शिवसमुद्रम जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, कुंचिकुल जलप्रपात है, कई सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो हमारे पश्चिमी घाट में बनते चले जाते हैं। तो ये हमारे प्रमुख नदियों की विशेषताएं थी। कौन कहाँ पर होगा, कितना पानी होगा, कितना कम होगा, इनकी क्या विशेषताएं हिमालय की, ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू और प्री के बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको जितनी बार भी आप सुन पाइए सुनिए,
इनको जितना बार देख पाइए, इसको जूम करके पढ़े, क्या सारी चीजें हैं वो हम आपको बताते रहेंगे फीडबैक के माध्यम से कोई सवाल पूछे तो। लास्ट में हम आपको एक दो नदियों के बारे में हम बता दें, उसके बाद में बाकी नदियों के बारे में आप स्वतः पढ़िएगा, क्योंकि भारत में ऐसे 1028 नदियां हैं जो 1 किलोमीटर से अधिक है। इन सब के बारे में बताना मुमकिन नहीं है। महत्वपूर्ण नदियों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गंगा। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। उत्तराखंड के महान हिमालय में एक ग्लेशियर है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, महान हिमालय है जिसका नाम है गंगोत्री। उसी से हमारी गंगा निकलती है। उत्तराखंड में सामान्यतः एक नदी है अलकनंदा और एक नदी है भागीरथी। जब ये दोनों आकर मिल जाते हैं देवप्रयाग में, तब इसको गंगा के नाम से जानते हैं। अलकनंदा की एक सहायक नदी पिंडार भी है। तो जब ये दोनों नदियां आपस में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं, तब गंगा कहते हैं। और ये गंगा हमारी, आपको पता ही होगा कि हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदान में, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए जाके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और वहां पर ये एक और नदी नाम आपने देखा ही है, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र आकर यहाँ पर जमुना कहलाती है, और ये दोनों मिलकर एक बड़ा सा डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम आप लोगों ने क्या रखा है, सुंदरबन का डेल्टा रखा है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि ये सिंधु नदी है, और ये सिंधु नदी हिमालय से निकलने वाली अंतिम पश्चिम नदी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, आपको ये भी पता होगा। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, किताबों में सारा फैक्ट लिखा, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी हमारे पास में है नर्मदा। हमारे इसका ढाल वास्तव में पूरब की तरफ है, लेकिन ये हमारी नदी जो बहती है वो पश्चिम की ओर बहती है और जाके खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ये नर्मदा 1312 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में बनाते हुए आके यहाँ पर गिरती है। इसका कारण क्या है सर, पश्चिम बहने का, और यह एस्चुरी बनाती है। तो जरा जान लीजिए, उत्तर में विंध्याचल है, और इसके बोले तो नर्मदा की बात हो रही है, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। इन दोनों के मध्य में बहती है। हुआ क्या कि जब ये नर्मदा नदी वाला जगह धंस गया, तो इधर विंध्याचल और इधर सतपुड़ा उठ गए, और बन गया क्या, ये दोनों बना लिया भ्रंश पर्वत, और ये बीच का जो भाग धंस गया ये बना लिया भ्रंश घाटी। और इसी घाटी होने की वजह से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर चलने को मजबूर है। और यही कारण है क्या बोलते हैं, घाटी में बहने के कारण इससे कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां नहीं है। इसके दक्षिण में 740 किलोमीटर में एक और नदी है जिसका नाम आप लोगों ने रखा है ताप्ती। ये ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के मध्य बहते हुए जाके अरब सागर में अपना पानी गिराती है। थोड़ा ऐसे ही देखते हुए चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम आप लोगों ने गोदावरी कहा है, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा। 1465 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इसकी सहायक एक नदी जिसका नाम आपने रखा है इंद्रावती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं क्योंकि ये आज जान लीजिएगा आप कि इसके किनारे नासिक में प्रयाग लगता है, जैसे इस गंगा के किनारे प्रयाग लगता है, इसलिए इसे गंगा कहते हैं। और ये हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन नदियों में से एक, इसलिए इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है सहायक यहाँ की, एक है जिसका नाम है कृष्णा। ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इसकी सहायक नदी है कृष्णा की तुंगभद्रा, नाम आपने सुना ही होगा। एक महत्वपूर्ण नदी इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और इसका नाम पड़ता है कावेरी। ये ऐसी नदी है जहां पे इसके डेल्टा को राइस का साउथ बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है कि इतने जितने में एक हाथी बैठ जाती है उनमें एक परिवार पूरे सालों माल खा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां थी जिनके बारे में आपने पढ़ा। और गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी थी जिसका नाम था यमुना। लूनी नदी थार के मरुस्थल से बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी। मालवा का पठार कहाँ स्थित है तो जान लीजिए, विंध्याचल और अरावली के मध्य का ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम मालवा का पठार कहते हैं। और इस मालवा के पठार से होकर बहने वाली
सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है चंबल, और इसी चंबल नदी पर बना है आपका गांधी सागर बांध। ये चंबल नदी अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अवनलिका से तात्पर्य क्या है? गलीय अपर्दन। इतना बीहड़ खड्ड बनाते हुए इधर उधर विभिन्न प्रकार की संरचना और बीच में ऐसे बहते हुए चलती है। तो मालवा का पठार भारत में सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक था। याद रखिएगा, हमने पूरे भारत की नदियों के बारे में संपूर्ण वर्णन नहीं किया है, इसको आप किताबों के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको आधार पूरी तरह से बता दिया है। वीडियो आपको कैसे लगे हैं, ये चीज को आप शेयर और लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये गारंटी है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्जाम, चाहे टेट सीटेट हो, यहाँ से सवाल पक्का पूछेगा। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का पूरा प्रयास किए हैं। हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो, जरूरी नहीं कि हम पूरी तरह से परफेक्ट ही चीजें आपको दे पाए। प्रयास करते हैं परफेक्ट देने का, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह जाए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला हमारा वीडियो जल्द अपलोड होगा, लेकिन इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, आपको हम कुछ होमवर्क दिए जाते हैं कि समुद्र के पार भारत के 3 पड़ोसी देश हैं, एक इंडोनेशिया, एक श्रीलंका, एक मालदीव। आप जरूर बताइएगा कि समुद्र पार सबसे नजदीकी देश कौन है इन तीनों में से, पहली बात। और दूसरा बात ये जरूर बताइएगा कि अंडमान और निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल एक दूसरे को अलग करते हैं। डंकन पास क्या है? आईएएस प्री 2018 का सवाल कि मध्य अंडमान के पश्चिम में या पूरब में किस दर है आपका जागृत ज्वालामुखी, जिसे बैरन द्वीप कहते हैं। उत्तरी अंडमान की किस दिशा में है नारकोडम, जिसको आप सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये सारी चीजें एक बार जरूर पढ़िएगा और बताइएगा। लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। आप हमारा भी प्रोत्साहन करें, हम भी आपको अच्छी चीजें देने का प्रयास करते हैं। अगला वीडियो आपका जल्द अपलोड होगा, किस पर होगा ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।